बालक का सबको लिखिए। अधिशोषण का उपयोग, अधिशोषण का उपयोग पहला नंबर लिखिए। लिखिए उच्च निर्वात के उत्पादन में, उच्च निर्वात के उत्पादन में, उच्च निर्वात के उत्पादन में उत्पादन में हो गया ना। देखिए कहने का मतलब है, सुनिए, उसमें सुनो, निर्वात उत्पन्न करने के लिए जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी स्थान पर जहाँ पर कुछ भी नहीं होता उस स्थान को हम लोग निर्वात कहते हैं ना। लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर हवा रहता है। यदि किसी स्थान को निर्वात बनाना हो तो उस स्थान को सबसे पहले हम लोग पैक कर देते हैं बढ़िया से, ताकि उसमें कहीं से भी हवा ना आ जा सके या नहीं। और उसके बाद वायु चूसक पंप होता है, वायु चूसक, तो उससे हवा को हम लोग निकाल देते हैं। वायु चूसक पंप से हवा को निकाल देते हैं, लेकिन कितनों हवा निकालने के बाद भी वहाँ पर कुछ ना कुछ हवा शेष, तो वहाँ पर हम लोग चारकोल को डालते हैं, तो चारकोल बचा हुआ शेष हवा को क्या करता है, सोख लेता है, तो वहाँ पूरी तरह से निर्वात हो जाता है। तो उच्च निर्वात का मतलब कि वहाँ जरा सा भी हवा के कण नहीं मौजूद होते। तो डाय देकर उसमें लिखिए, लिखिए वायु संचूसक पंप द्वारा, वायु संचूसक पंप द्वारा, संचूसक पंप द्वारा बंद बर्तन में से, बंद बर्तन में से गैस निकालने के बाद भी, बंद बर्तन में से गैस निकालने के बाद भी उसमें अल्प मात्रा में गैस बचा रहता है। उसमें अल्प मात्रा में गैस बचा रहता है, बचा रहता है। तो यदि बर्तन में चारकोल डाल दिया जाए, तो यदि बर्तन में चारकोल डाल दिया जाए, डाल दिया जाए तो बर्तन में बचे शेष गैस को, तो बर्तन में बचे शेष गैस को अधिशोषित कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे बर्तन के अंदर उच्च निर्वात उत्पन्न हो जाता है, जिससे बर्तन के अंदर उच्च निर्वात उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरा उपयोग लिखिए इसका, आर्द्रता का नियंत्रण करने में, 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 देखो आर्द्रता का नियंत्रण करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, जैसे ये रूम है, एकरा में नमी है और नमी के कारण कुछ ऐसा वस्तु रखा गया जो खराब हो सकता है, तो इसमें अब जहाँ तहाँ सिलिका जेल रख दीजिएगा ना, तो इस रूम में उपस्थित सारे नमी को क्या कर लेगा, सोख लेगा, जिससे आर्द्र होने से, खराब होने से वस्तु बच जाएगा। तो जनरली सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल का प्रयोग किया जाता है। तो डाय देकर लिखिए उसमें, सिलिका जेल एवं एल्युमिनियम जेल का उपयोग है, सिलिका जेल एवं एल्युमिनियम जेल का
उपयोग उपयोग नमी को दूर करने या आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तीसरा नंबर लिखिए अब, विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाने में विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाने में देखिए, मान लीजिए कि कोई रंग है और उसमें जैसे आप चारकोल डाल दीजिएगा ना, तो वो रंग को सोख लेता है अपने अंदर, तो उसमें से वो कलर का हो जाएगा, तो फीका हो जाएगा या तो कलर गायब हो जाएगा। तो किसी विलयन का यदि रंग गायब करना है तो उसमें जंतु चारकोल पर प्रयोग कर दीजिए। और जंतु चारकोल किससे बना होता है? जंतु के हड्डी से, मांस से नहीं, हड्डी से, ठीक ना। तो चलिए लिखिए, उससे भी होगा लेकिन कम। चारकोल बनता है हड्डी को या लकड़ी को गर्म करने से, किसी बर्तन में रख के, गर्म करे से, लहकावे से नहीं। जैसे पानी गर्म करते हैं ना बर्तन में रख के, वैसी बर्तन में रख के उसको गर्म करना है, तो उसमें पा करके सारा वास बाहर, तो सूख के खनखना जाता है। हाँ, लिखो था, डाय देकर लिखिए उसमें, जंतु चारकोल रंगीन विलयन से रंग को अधिशोषित कर लेता है। जिससे विलयन रंगहीन बन जाता है। जैसे लिखिएगा, चीनी एवं वनस्पति तेलों को इसी प्रकार रंगहीन किया जाता है। चीनी एवं वनस्पति तेलों को इसी प्रकार रंगहीन किया जाता है। जैसे चीनी जो होता है ना, तो आपका शुद्ध चीनी जो होता है वो पीला होता है, और जो चीनी उज्जर होता है वो आपका क्या होता है? अधिशोषित किया हुआ रहता है। तो उसमें जंतु चारकोल यानी कि हड्डी का प्रयोग करके उसके पीले रंग को गायब किया जाता है। इसीलिए देखना, छठ पूजा में आदमी चीनी वाला खीर नहीं बनाता है, जाने अनजाने में मीठा वाला बनाता है, लेकिन सही करता है। अब जो है हड्डी का प्रयोग नहीं किया जाता है, अब SO2 गैस का प्रयोग किया जाता है चीनी के रंग को गायब करने में। SO2 गैस का पहले बड़ा उपयोग होता था हड्डी का चीनी के रंग को गायब करने में। पियर चीनी है समझिए कि ओरिजिनल चीनी है, और उज्जर है तो समझना कि हड्डी के द्वारा अधिशोषित है। SO2 है समझना। चलो चौथा लिखो, चलो लिखो, जैसे SO2 से जो चिनिया थी क्या था, केमिकल न गया तो हानिकारक होता है, लेकिन हड्डियाँ हानिकारक नहीं होता था।
चलो लिखो, मीठा प्योर होता है आपका। लिखिए, अक्रिय गैसों को अलग करने में। अगला चौथा, अरे पगला अगला लिखो। अक्रिय गैसों को अलग करने में, अक्रिय गैसों को अलग करने में, चलिए उसमें लिखिए उसका डाय देकर। अक्रिय गैसों के मिश्रण में, अक्रिय गैसों का मिश्रण में नारियल चारकोल डालने से, नारियल चारकोल डालने से विभिन्न गैसों का अधिशोषण, विभिन्न गैसों का अधिशोषण विभिन्न मात्रा में होता है, विभिन्न मात्रा में होता है, जिससे विभिन्न गैसें अलग अलग हो जाती है। जिससे विभिन्न गैसें अलग अलग हो जाती है। जैसे मान लीजिए अलग अलग अक्रिय गैस है, तो उसमें जहाँ नारियल का चारकोल डाल देते हैं तो सब गैसों क्या करता है? नारियल का चारकोल मतलब कि नारियल का जो एथी होता है ना, जो ऊपर आवरण, उसको जब गर्म कीजिएगा ना तो उससे जो चारकोल प्राप्त होगा तो वही आपका नारियल चारकोल होगा। नारियल चारकोल मैंने गुदवा के गर्म करेगा, नारियल का जो ऊपर का आवरण होता है उसको गर्म करके चारकोल बनाएगा। केनू है डंटा उंटा मार लगेगा, ये क्यों ना कवर आता है बाहर, छिलका तो जल जाएगा ना। आगे लिखो, रोगों का निवारण करने में, 5वां नंबर, रोगों का निवारण करने में। तो तुमको क्या समझ रहा, गो अच्छा, ए बहिरा सुनो, रोगों का निवारण करने में डर देकर लिखो, अनेक औषधियाँ हानिकारक जीवाणुओं पर अधिशोषित होकर, अनेक औषधियाँ हानिकारक जीवाणुओं पर अधिशोषित होकर उन्हें निष्क्रिय कर देती है। हानिकारक जीवाणुओं पर अधिशोषित होकर उन्हें निष्क्रिय कर देती है। निष्क्रिय कर देती है। जैसे देखिए बहुत सारा दवाई है, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर दांत खाद खुजली हो गया है तो ऐसी थोड़ी होता है, वो तो फंगल इन्फेक्शन होता है ना। फंगल माने कवक से होता है, कवक से होता है या जीवाणु से होता है। कहीं भी आपका घाव हो गया चाहे खुजली हो गया है, समझिए वहाँ पर ही कवक लग गया है, क्योंकि हमारा वातावरण में हर समय कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरस हमेशा घूमता ही रहता है। अब बराबर अटैक पड़ता है, शरीर का जौन अंग कमजोर पड़ता है, वो जब रिएक्शन करना शुरू करता है। अब ठीक करना तो ये क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम का होता है कि जीवाणु के शरीर द्वारा सोख लिया जाता है, और जीवाणु का शरीर सोख लेता है तो जीवाणु का शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो एक दिन में ठीक थोड़ी हो जाता है, कई दिन लगातार लगाया जाता है नियम से, तब जाके घाव ठीक होता है, ठीक ना। तो कुछ ऐसे भी दवाई होते हैं जो निष्क्रिय कर देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए जीवाणुओं को मार भी देता है, ठीक ना। तो उसके शरीर में अधिशोषित हो जाता है। कौन दवाई अधिशोषित होता है जीवाणु से, दवाई अधिशोषित लिखा है।
चलो अब लिखो उत्प्रेरक। हाँ बालक, उत्प्रेरक लिखिए। क्या होता है? कैटालिस्ट। चलो खड़ा होकर बोलो, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? खड़ा होकर बोलिए। बैठिए, सही है। क्या बोले थे कि एक ऐसा बाहरी रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, साइड से, जिसको वो हाँ चुगलीखोर कहते हैं। चलिए, जैसे कि लिखा जाए, एक ऐसा बाहरी रासायनिक पदार्थ, एक ऐसा बाहरी रासायनिक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। पैराग्राफ चेंज करके कि उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने 1835 में किया था। 1835 में किया था। चलिए, अब जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल है KClO3 को अकेले गर्म करने पर KClO3 को अकेले गर्म करने पर KClO3 को अकेले गर्म करने पर उसका अपघटन धीमी गति से होता है। उसका अपघटन धीमी गति से होता है। उसका अपघटन धीमी गति से होता है, लेकिन MnO2 की उपस्थिति में अपघटन करने पर MnO2 की उपस्थिति में अपघटन करने पर तेजी से होता है। अतः MnO2 एक उत्प्रेरक है। MnO2 एक उत्प्रेरक है। (873 केल्विन) 2 KCl प्लस 3O2 रिएक्शन होगा स्लो। 2 KClO3 633 केल्विन। टू KCl प्लस 3O2 देखिए, तो ऐसे गर्म किया जा रहा है तो बन रहा है, लेकिन तापमान ज्यादा लग रहा है या धीरे गति से हो रहा है। आज जब MnO2 को उपस्थिति में गर्म किया गया तो तापमान भी कम लग रहा है और रिएक्शन फास्ट भी हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देता है, घटा भी सकता है और यहाँ बढ़ा रहा है ना। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल 2
CuCl2 की उपस्थिति HCl के ऑक्सीकरण की दर को बढ़ा देता है। CuCl2 की उपस्थिति HCl के ऑक्सीकरण की दर को बढ़ा देता है। तथा CuCl2 अपरिवर्तित रहता है। अतः CuCl2 एक उत्प्रेरक है। रिएक्शन लिखिएगा 4HCl प्लस O2 बन जाएगा 2H2O प्लस Cl2। इसमें उत्प्रेरक आपका कौन है? CuCl2। अगला लिखिए C नंबर, इसका मतलब टेम्परेचर होता है। लिखिए हैबर विधि में N2 और H2 Fe की उपस्थिति में संयोग करके NH3 बनाता है। अतः Fe एक उत्प्रेरक है। देखो बालक, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है सामान्यतः आपस में विक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है आपका अक्रिय गैस है ना, वायुमंडल में 78% है। यदि आपस में विक्रिया करते रहता है तो कितना अमोनिया बन जाता है और कितना आदमी की निमोनिया हो जाता है। लेकिन ये सब करता है Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ऐसे विक्रिया नहीं करता है। तो हैबर विधि में अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है अमोनिया के उत्पादन में। हाँ, उत्प्रेरक रखा जाता है Fe, जो आगे आपको पढ़ना है लेसन 6 या 7 में। नहीं, अमोनिया से निमोनिया नहीं होता, इसी बोले। डी नंबर लिखिए एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में H2O2, देखिए बालक, जिसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में H2O2 का विघटन धीरे धीरे होता है। H2O2 का विघटन धीरे धीरे होता है। अतः ग्लिसरॉल एक उत्प्रेरक है। देख रहे हैं, एक बात समझ में आ रहा है आपको?
अलग अलग अभिक्रिया में एक ही उत्प्रेरक है कि अलग अलग है? यानी कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने या घटाने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार के उत्प्रेरक का नहीं। अब लिखिए उत्प्रेरक की विशेषताएं। कौन सी बोले? कुछ नहीं बोला। लिखो उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषताएं लिखिए। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है। हाँ, नंबर देके लिखो एक मिनट। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रह जाता है। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रह जाता है। अपरिवर्तित रह जाता है क्योंकि अब उत्प्रेरक का काम होता है केवल दो पदार्थों का अभिक्रिया कराना, लेकिन वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना, तो उसके मात्रा में कोई कमी वृद्धि, मतलब दू के लड़वा झगड़वा दिया तो ओकर कपार थोड़ी फूटेगा, जो लड़ा झगड़ा ओकर ना फूटेगा। दूसरा लिखिए, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा से ही उत्प्रेरक की अल्प मात्रा से ही उत्प्रेरक की अल्प मात्रा से ही अभिकारकों की पर्याप्त मात्राओं के बीच अभिकारकों के पर्याप्त मात्राओं के बीच पर्याप्त मात्राओं के बीच अभिक्रिया कराई जा सकती है। अभिक्रिया कराई जा सकती है, यानी कि थोड़ा सा भी उत्प्रेरक रहेगा ना तो बहुत सारे अभिकारक को प्रतिफल में परिवर्तित कर सकता है। आप देखिए तीसरा नंबर आपका है कि जब उत्प्रेरक चूर्ण की स्थिति में होता है, महीन चूर्ण यानी कि पाउडर टाइप के, चाहे किसी भी धातु का रहे, तो वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। कौन? चूर्ण के रूप में उत्प्रेरक। तो तीसरा लिखिए, महीन चूर्ण की अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावकारी होता है। महीन चूर्ण की अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावकारी होता है। चौथा लिखिए, कोई भी उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही इस्तेमाल होता है। कोई भी उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही इस्तेमाल होता है। किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही इस्तेमाल होता है, सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं। सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं। जैसे लिखिएगा तप्त Al2O3, तप्त Al2O3 के ऊपर एथेनॉल प्रवाहित करने पर एथीन बनता है। एथीन बनता है। तप्त Al2O3 के ऊपर एथेनॉल प्रवाहित करने पर एथीन बनता है, जबकि एथेनॉल को
तप्त तांबा के ऊपर प्रवाहित करने पर, जबकि एथेनॉल को तप्त तांबा के ऊपर प्रवाहित करने पर एथेनॉल बनता है। एथेनॉल बनता है। एथेनॉल बनता है। देखिए हो गया आपका एथेनॉल C2H5OH। होता क्या है कि जिसे मान लीजिए कि तप्त Al2O3 के ऊपर प्रवाहित करते हैं ना, ये आपका एथीन बनाता है C2H4 प्लस H2। ये बालक देखो, लेकिन यही एथेनॉल के जब किसके ऊपर प्रवाहित करते हैं, तप्त कॉपर को प्रवाहित करते हैं तो कुछ और बनता है CH3 CHO प्लस H2। देख रहे हैं पदार्थ एक गो है, लेकिन उस प्रेरक बदला तो पदार्थ बिका हो गया, नया बन रहा है ना। ए बालक समझो इसको, जैसे है एथेनॉल, लेकिन जब एथेनॉल को प्रेरक Al2O3 के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो बन रहा है एथीन, और जब एकरा ऊपर प्रवाहित करे कॉपर के ऊपर तो बन रहा है। समझ रहा है? कहे के मतलब है ना कि हम यदि उत्प्रेरक के काम करेंगे तो तोर खाली कपार फोड़वा के छोड़वा देंगे, लेकिन यदि सोनुआ उत्प्रेरक के काम किया तो पूरा गोड़ हाथ सब तुड़वा देगा। और जबकि है हम ही, मतलब टूट रहा है के के, लेकिन खाली उत्प्रेरक बदल रहा है कि नहीं। तो देखिए तो है वही, लेकिन है उत्प्रेरक है तो बना है एथीन, और जब कॉपर उत्प्रेरक तो बना है। देख रहा है ना, जैसन उत्प्रेरक होता है ना वैसन तो हालत करवाएगा। चलो अगला लिखो, 5वां नंबर। 5वां नंबर लिखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, नहीं करता है, बल्कि यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। बल्कि यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। देखो वही बोलेंगे फिर से, लेकिन दूसरे शब्दों में बोलेंगे। अगुआ ब्याह नहीं करवाता है, अगुआ जल्दी ब्याह करवा देता है। समझा? अब लिखना तो लिख लो, तो छूट गया तो छूट गया। गधा बालक के कोई के नहीं छूटा है। जैसे लिखो, कमरे के ताप पर, एग्जाम्पल, कमरे के ताप पर H2 और O2 के मिश्रण में, कमरे के ताप पर H2 और O2 के मिश्रण में प्लैटिनम ब्लैक डालते ही अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। देखो जो कमरा का ताप होता है ना रूम के, तो ओकरा पर लगभग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में विक्रिया नहीं करता, ठीक ना। लगभग अभिक्रिया नहीं, लेकिन ओकरे में यदि कौची डाल दिया जाए, प्लैटिनम ब्लैक, तो जल्दी जल्दी अभिक्रिया करने लगता है। कौन कौन? अब बन जाता है कौची, जल।
अगला लिखिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, बल्कि यह कम ही समय में साम्यावस्था स्थापित कर देता है। आगे लिखिए, उत्प्रेरक के प्रयोग से अभिक्रिया के बाद बने प्रतिफलों की उत्प्रेरक के प्रयोग से अभिक्रिया के बाद बने प्रतिफलों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है ना कि दो गो पदार्थ अभिक्रिया करके कोई पदार्थ बना रहा है, चाहे धीरे धीरे अभिक्रिया कर रहा है चाहे तेजी से अभिक्रिया कर रहा है बिना उत्प्रेरक उपस्थिति में, और यदि उसमें उत्प्रेरक का प्रयोग कर देंगे ना तो वही पदार्थ बनेगा, लेकिन पदार्थ बनने वाला पदार्थ की प्रकृति में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, कर दो गो एग्जाम्पल है, N2 और H2 के संयोग, N2 और H2 के बीच संयोग होने पर, N2 और H2 के बीच संयोग होने पर अमोनिया बनता है। N2 और H2 के बीच संयोग होने पर अमोनिया बनता है, चाहे उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। चाहे उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाए या नहीं।